हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेज में। हम देख रहे थे बिहार दरोगा 2030 भर्ती के लिए सेट प्रैक्टिस, जिसमें हम लोगों ने ईडुटेरिया के जितने भी सेट प्रैक्टिस है सबको कवर कर लिया है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु का 5वां सेट प्रैक्टिस देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 सेट प्रैक्टिस करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें पहला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था। तो ये पूछ रहा था कि जो ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है उसका थीम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना था। अगर बात करें हम ई गवर्नेंस के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का, तो इसका जो आयोजन था ना वो कटरा, ध्यान में रखिएगा कि कटरा जम्मू कश्मीर में किया गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का कौन सा संस्करण था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह 8वां संस्करण था जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा कर जीता। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा कर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नारायण प्रधान को दिया गया है। अगर बात करें तीसवां, तो तीसवां पुरस्कार वो दिया गया था साइरस पूनावाला को। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग बात करें दीपक धर को, तो दीपक धर को बोल्ट्जमान, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल्ट्जमान पुरस्कार दीपक धर को दिया गया है और यह पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 20वां वरुण अभ्यास 2022। तो जो वरुण अभ्यास है भारत वर्सेस फ्रांस, भारत और फ्रांस के बीच है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, हाल ही में जॉर्जियो मेलोनी किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली की महिला प्रधानमंत्री जो बनी है वो जॉर्जियो मेलोनी बनी है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर वहीं बात करें स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पिर्क-मुसर बनी है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, हाल ही में किस राज्य की रटौला आम को GI टैग दिया गया है। तो आइए इसको देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रटौला आम जो है उत्तर प्रदेश के रटौला आम को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, I2U2, ध्यान में रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। I2U2 में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। I2U2 में जो है ना ईरान शामिल नहीं है। I2U2 में इंडिया, USA और UAE तथा इजराइल शामिल है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इजराइल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, वही भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 150वां। भारत जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वें स्थान पर है। अगर बात करें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, हाल ही में भारत को FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां स्थान। FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत 7वें स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर कौन है, अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SpaceX से। SpaceX के बारे में बात करें तो यह एलन मस्क, ध्यान में रखिएगा कि एलन मस्क की कंपनी है और SpaceX ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि केनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया की सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी का सफल परीक्षण किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल जो है ना वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्म तिथि है। इसी को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, हाल में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये बिहार के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो सुरंजन दास हैं। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तेलंगाना जो है वो फसल विविधीकरण सूचकांक का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, निम्नलिखित विकल्पों में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है? ये पूछ रहा है कि घर्षण बल जो है उसके बारे में कौन सा असत्य है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल जो है उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको ध्यान में रखिएगा कि यह सतहों की कैसी है वो प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला देख रहे हैं सी कि ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक और वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण सबसे कम होता है। तो ये बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि असत्य कौन सा है? तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वान ग्यूरिक के द्वारा पहली बार वायुमंडलीय दाब की गणना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता का मान बढ़ जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान बढ़ जाता है। अगर बात करें आर्द्रता को तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, प्रकाश का तरंग सिद्धांत वेव थ्योरी किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइजेन के द्वारा प्रकाश के वेव थ्योरी का सिद्धांत दिया गया था। जबकि बात करें न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। ध्यान में रखिएगा कि कणिका सिद्धांत जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। मैक्सवेल ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जो था ना, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत वो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। और थॉमस यंग की बात करें तो इसने प्रकाश का व्यतिकरण का जो सिद्धांत था, प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत दिया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित किन दो रंगों को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला और पीला को आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग बनता है। वहीं अगर बात करें हम लाल नीला की, तो लाल और नीला को जब आपस में मिलाया जाता है तो मैजेंटा, ध्यान रखिएगा कि मैजेंटा कलर बनता है। लाल हरा को आपस में मिलाने पर पीला कलर बनता है। और हरा तथा नीला को आपस में मिलाने पर, और बात करें हरा नीला को जब आपस में मिलाया जाता है तो पीकॉक नीला बनता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पीकॉक नीला बनता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो लाल, हरा तथा नीला, इसको तीनों को ध्यान में रखिएगा, ये तीनों कलर जो है ना ये प्राथमिक कलर है। लाल, हरा और नीला प्राथमिक कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कैथोड किरणें धनावेशित होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। कैथोड किरणें धनावेशित नहीं होती है, ये ऋणावेशित होती है। अगला कह रहा है कि यह गैसों को आयनीकृत कर देती है। तो ये बिल्कुल सही है।
सी कह रहा है कि जब यह किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाले धातुओं पर गिरती है तो एक्स किरण उत्पन्न करती है, तो ये बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि इसकी दिशाएं एनोड की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है? ये पूछ रहा है कि जड़त्व आघूर्ण जो है उसका मात्रक कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किलोग्राम वर्ग मीटर जो है वो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। वहीं बात करें न्यूटन प्रति कूलम की, तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। वहीं न्यूटन प्रति मीटर जो होता है यह पृष्ठ तनाव, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि यह पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। और जूल प्रति किलोग्राम जो होता है वो गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है। तो ये तीनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। रेडियोधर्मिता मापी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीगर मूलर काउंटर से रेडियोधर्मिता को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये पूछ रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंजन। इंजन जो होता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। वहीं बात करें विद्युत मोटर की, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगर सितार की बात करें, सितार जो है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक को ध्वनि में बदल देता है। वही बात करें अगर माइक्रोफोन की, तो वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ये तीनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। ये पूछ रहा है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्यों गर्म होता है, तो वो जो होता है संवहन से गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है, यह कथन किसका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरहेनियास का कथन है। आरहेनियास ने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। बादल तथा कोहरा किसका उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैस में द्रव का विलयन जो है वो बादल और कोहरा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। श्वसन किस प्रकार के दहन का उदाहरण है, तो श्वसन जो है वो मंद दहन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30। सीरूसाइट अयस्क है। ये पूछ रहा है कि सीरूसाइट जो है वो किसका अयस्क है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा का। सीरूसाइट जो है वो सीसा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिलीन जो है वो एरोमेटिक यौगिक नहीं है। अगर बात करें एसिटिलीन की, तो एसिटिलीन जो है वो एलिफैटिक, ध्यान में रखिएगा कि एलिफैटिक समूह का यौगिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34। बहुलीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है, यहाँ भी असत्य ही पूछ रहा है, तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है, तो ये गलत है, इसमें नया बंधन नहीं बनता है। सी कह रहा है कि इसमें एक ही प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35।
तरंग यांत्रिकी सिद्धांत का खोजकर्ता कौन है? ये पूछ रहा है कि तरंग यांत्रिकी है वो जो सिद्धांत था किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी ब्रोगली के द्वारा तरंग यांत्रिक सिद्धांत दिया गया था। वहीं अगर बात करें हुंड्स, तो हुंड्स के द्वारा अधिकतम बहुलता का सिद्धांत दिया गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि अधिकतम बहुलता का सिद्धांत हुंड्स के द्वारा दिया गया था। अगर बात करें नील्स बोर की, तो नील्स बोर के द्वारा बोर सिद्धांत दिया गया था। और पाउली की अगर हम लोग बात करें तो पाउली के द्वारा अपवर्जन, ध्यान में रखिएगा कि अपवर्जन सिद्धांत जो है वो पाउली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइटमैन के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द दिया गया था। वहीं अगर बात करें स्कैनेडर की, तो स्कैनेडर के द्वारा केंद्रक विभाजन, इसको ध्यान में रखिएगा कि केंद्रक विभाजन शब्द दिया गया था। केंद्रक विभाजन स्कैनेडर के द्वारा और वाइटमैन के द्वारा कोशिका द्रव्य विभाजन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को क्या कहा जाता है? ये पूछ रहा है कि शैवाल युक्त जो साइकस की जड़ होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो कहा जाता है कोरेलॉइड जड़ें कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य, यहाँ छूट गया है, खाने योग्य होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फल भीति। शरीफा का जो फल भीति होता है वो खाने योग्य भाग होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, अवयवी श्वसन की पूरी क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर बात करें तो डीएनए जो है वो केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्जिन। ऑक्जिन हार्मोन जो है वो बीज रहित फल के उत्पादन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है 41, बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक। बिल्ली जो है वह द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। अगर बात करें प्राथमिक की, तो शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी, ध्यान में रखिएगा कि शाकाहारी जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जबकि तृतीयक श्रेणी की बात करें तो तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तृतीयक श्रेणी में शेर, बाघ आदि इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ओविलिया किस संघ के जीव हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, निडेरिया संघ के जीव हैं ओविलिया, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पूछ रहा है कि वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है तो वो हो जाएगा Cu+। रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, डियाडेनम या ड्यूडेनम डैश डैश का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, ड्यूडेनम जो है वो छोटी आंत का भाग होता है। अगला प्रश्न है 45, मेलियोडोरिसिस क्या है? तो मेलियोडोरिसिस जो है ना वो संक्रमण रोग है, एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। रानी झांसी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 47, ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू जो है वो ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर डैश डैश प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय आय मिलकर सकल राष्ट्रीय उत्पादक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार का प्राधिकारी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धन्यायिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50, राजकोषीय घाटा शब्द सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? जो ये पूछ रहा है कि राजकोषीय घाटा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
51 सात शील व्रतों का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये जो सात शील व्रत हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सात शील व्रत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। ये पूछ रहा है जो कि कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में कौन कौन से न्यायालय थे। तो इसको हम लोग देखते हैं। एक कह रहा है कि धर्म महामात्र, तो ये नहीं था। दो कह रहा है धर्म अस्थिय, तो ये था। और थ्री कह रहा है कि रज्जुक, तो रज्जुक भी नहीं था। रज्जुक एक प्रकार का वह अधिकारी होता था। चौथा कह रहा है कंटक शोधन, तो ये था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 और 4 जो थे धर्म अस्थिय और कंटक शोधन, 2 प्रकार के न्यायालय मिलते हैं। अगर बात करें अर्थशास्त्र की तो अर्थशास्त्र में 18 प्रकार, इसको ध्यान में रखिएगा कि 18 प्रकार के तीर्थों की चर्चा मिलती है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गंग वंश की जो राजधानी थी वो तलकड़ा थी। तलकड़ा गंग वंश की राजधानी थी। वहीं अगर बात करें बनवासी, तो बनवासी जो थी वो कदम वंश, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कदम वंश की राजधानी थी। देवगिरी जो थी यादव वंश की राजधानी थी। और हलेविड जो थी वो थी विष्णुवर्धन के द्वारा स्थापित होयसल वंश की राजधानी थी। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 संगम युगीन साहित्य लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काव्य शैली में संगम युगीन साहित्य को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 चोल काल के वेल्लाल क्या होते थे? ये पूछ रहा था कि जो वेल्लाल होते थे वो चोल काल में क्या होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़े भूस्वामी को वेल्लाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था, तो ये बिल्कुल गलत है। इल्तुतमिश के समय में ही सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। ये इल्तुतमिश के समय में कहा जाता था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इल्तुतमिश के समय में। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी को दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुहत्सिब जो था वो हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य दिया गया था। वहीं अगर बात करें मीर बख्शी, तो मीर बख्शी जो था वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और वजीर जो था वो वित्त विभाग से संबंधित होता था। वहीं अगर मीरे समा की बात करें तो यह महल रसोई इत्यादि की देखरेख करता था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 मंदसौर की संधि 1818 में किनके बीच हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होलकर तथा अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 तूफानी हिंदू उपनाम किसका है? जो तूफानी हिंदू उपनाम है वो किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद का उपनाम तूफानी हिंदू मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एनी बेसेंट ने स्वयं को अपने होम रूल लीग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहीं अगर बात करें जॉर्ज अरुंडेल की, तो जॉर्ज अरुंडेल को सचिव बनाया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि होम रूल लीग एनी बेसेंट के होम रूल लीग की अध्यक्ष वो स्वयं थी और सचिव जो थे वो जॉर्ज अरुंडेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 हूल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। हूल विद्रोह जो था ना संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह कहा जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और यह 1855-56 में झारखंड के क्षेत्रों में हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता थे सिद्धू भैरव
चांद और कान्हू थे। ये चार भाई जो थे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव थे, इसके नेतृत्व करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, बोअर युद्ध किस अवधि में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1899 से 1902 तक बोअर का युद्ध चला था। अगर बात करें बोअर युद्ध की, तो बोअर युद्ध दक्षिण अफ्रीका, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था और इसी दौरान गांधी जी ने लोगों की चिकित्सीय सेवा की थी। इसके लिए गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कैसरे हिंद की उपाधि 1915 में गांधी जी को इसी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1910 में। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस जो था वो 1910 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिप्स प्रस्ताव में जो था वो पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, सीप किला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिमला को तिब्बत से सीप किला दर्रा जोड़ता है। अगर बात करें श्रीनगर से गिलगित को, तो ये बुर्जिल दर्रा, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। अगर बात करें भारत एवं म्यांमार की, तो वो तुजू दर्रा जोड़ता है, तुजू दर्रा, इसको ध्यान में रखिएगा कि यह मणिपुर में है, मणिपुर में है। और जम्मू से श्रीनगर की बात करें तो यह बनिहाल दर्रा जोड़ता है, बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता? यह पूछ रहा है कि ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आती है, यह लघु हिमालय, ध्यान रखिएगा कि यह लघु हिमालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प असत्य है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना कहाँ है? तो ये रावी नदी पर है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है फरक्का परियोजना, तो ये दिया है हुगली नदी, तो ये बिल्कुल गलत है। फरक्का परियोजना जो है वो गंगा नदी पर है, इसको ध्यान में रखिएगा। टनकपुर परियोजना जो है शारदा नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। तुलबुल परियोजना झेलम पर है, ये भी सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, जोन्हा जलप्रपात किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। जोन्हा जलप्रपात जो है झारखंड में स्थित है और रारू नदी, ध्यान में रखिएगा कि रारू नदी पर है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक क्या है? ये पूछ रहा है कि जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है ITCZ वो क्या है? तो वो निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि तेंदु वृक्ष की लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। कत्था जो है वो खैरा वृक्ष से तैयार किया जाता है। अगला कह रहा है कि बीड़ी बनाने के लिए खैरा वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदु वृक्ष के पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोई सत्य नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर इत्यादि किस फसल की किस्म है? ये जो मलबरी है, ट्रॉपिकल है और टसर किस फल की किस्म है? तो ये जो है रेशम की किस्म है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, आर्किड स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है 75, देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये जो जनसंख्या नीति है उसकी घोषणा 1976 में पहली बार की गई थी। अगर बात करें 1952 की, तो 1952 में परिवार नियोजन, ध्यान में रखिएगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था।
अगर बात करें 2000 की, तो जो वर्तमान में जनसंख्या नीति चल रही है वो 2000 वर्ष 2000 में लागू किया गया था और इसके तहत वर्ष 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, कोवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना में। कोवल बाघ अभयारण्य जो है ना वो तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायर जनजाति में विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 78, पनिहारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात का जो लोक नृत्य है वो पनिहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, विश्व का सबसे बड़ा ओरिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतरकनिका नेशनल पार्क। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1960 में। बीआरओ की स्थापना जो है वो 1960 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, स्वतंत्रता के बाद पंचांग सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो ये पंचांग सुधार समिति जो है इसका गठन 1952 वर्ष 1952 में किया गया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें पंचांग सुधार समिति की, तो इसके जो अध्यक्ष थे उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मेघनाथ शाह इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम, ध्यान में रखिएगा कि लोक सेवा आयोग जो है वो भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो वह दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 91वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84, लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो वो लोकपाल का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, तनख्वाह समिति 2010 का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामलों की जांच करना, ये तनख्वाह समिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 332 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो थे वो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 8 न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग जो है वो एक सलाहकारी संस्था है, संवैधानिक संस्था भी है, अर्धन्यायिक संस्था भी है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर बात करें वित्त आयोग तो यह संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्राधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 120। वहीं अगर बात करें विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा तो ये अनुच्छेद 210 में प्रावधान किया गया है। जबकि न्यायालयों की अगर बात करें तो न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है वो 348 के अंतर्गत प्राधिकृत है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग के सिफारिश पर।
वित्त आयोग जो है 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, ध्यान में रखिएगा कि 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 35 वर्ष आयु का हो, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पढ़ा लिखा हो, तो ये जरूरी नहीं है। तीसरा कह रहा है कि संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कह रहा है कि देश का नागरिक हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आइए इसको देखते हैं। पहला में है ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल था 1982 से 87 तक था। दूसरा है KR नारायण। तो KR नारायणन का कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। R वेंकटरमन का जो कार्यकाल था 1987 से 1992 तक था। और नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल था वो 1977 से 82 तक था। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 1982 से 1977 से 1982 नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद हो जाएगा 82 से 87 ज्ञानी जैल सिंह। उसके बाद 87 से 92 हो जाएगा R वेंकटरमन। और उसके बाद हो जाएगा 97 से 2002 KR नारायणन। 4 1 3 2, देखिए 4 1 3 2 कहाँ है, ऑप्शन बी। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य की विभाजन से हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है वो मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया है। नेक्स्ट आगे 96 से 100 तक मैथ्स के क्वेश्चन है। तो मैं इसका सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए देखते हैं। 96 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13/19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 दिन। अगला प्रश्न है 99, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है 100 और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। तो साथियों यहाँ हमारा 5वां सेट कंप्लीट हुआ। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सेट के साथ। धन्यवाद।